अभी डेली है ना, और पैतरा भी कैसे होता बता। हमरा बड़ी मजा आ रहा है, गर्मी छुट्टी बाद एग्जाम आ गया तो ना मजा आ रहा है ना हमको 9 क्लास, हम तो खुशी से एकदम खुश हो गया, समझा। देखो वीडियो अच्छा से देखो। अब सर भाई स्कूल में जे भी तो कैसे समझ में तो बता, और कभी समझ में ना आवे ई है वो है। सर बनते ने 9 क्लास आई भी स्कूल वा बुरबक जैसन कर ले रवि, झगर गिरी जैसन वैसे वैसे मुँह कर ले रवि। सर 9 क्लास भी इतना बुरबक चंगा ने ऐथुन स्कूल वा, एक तो स्कूल लेट से ऐथुन पीछे बढ़ जेथुन 4 घंटा एने ओने देखते रहथुन। ओकर बाद पढ़ावे जो तो सरवन के समझ में ना आए, तो एक तो डेली ऐथुन ना जल्दी पाजी जैसे तैसे सरवन उठ के आगल थू ना, और एने ओने देखते रहथुन ना समझ में, तो 9 क्लास के ऐसे करत हूँ स्कूल ऐसे ऐसे करते रहथुन जैसे सरवन के कितना बड़ा आफत आ गया कपार। अरे डेली भी तब नहीं समझ में 9 क्लास झगर गिरी तो सरवन करो ही तुरंत, हम ना जानिए तुरंत के लक्षण। देख 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 मॉडल सेट का सॉल्यूशन फ्री माइंड होकर के बिंदास होकर के देखना। इन्हें की तनी मनी देखने लगना, बोल नींद लगलो यार, बोल हमरा मन ना लग रहा यार, बोल हमरा देखे मन ना कर रहा यार, बोल कभी आयत बोल दो, कभी सम चतुर्भुज बोल दो। अरे ले ला पढ़ भी तब ने रे, डेली क्लासवा हुई स्कूल जाए डेली, हाँ इसलिए स्कूल जाते रहना चाहिए, समझे जी। हर चैप्टर हर कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ोगे, कभी कहीं भी कोई भी एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे। फिर भी कोशिश करना, बार बार देखना, जब तक नहीं समझ पाओगे मॉडल सेट का सोल्यूशन तब तक खाना ना खाना नहीं है। एग्जाम अच्छा देना है, गर्दा उड़ा के नंबर उठाना है, समझे। इन्हें तनी मनी देखा हमरा भूख लग गलो, हमरा नींद लग रहा, अखिया दर्द कर रहा, और ओकर नीचे रहा तो दूसरा है ना भोजपुरी गाना भोजपुरी वीडियो ओकरा देखो लग, रात भर देखो लग, ना जानी तो इनके लक्षण अरे 9 क्लास, समझा। आज हम लोग सेट 1 का सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन रहता है, आपको मात्र 5 को बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है? 3 नंबर का, समझे जी। सेक्शन बी में बाबू टोटल 7 क्वेश्चन रहता है, और आपको बनाना मात्र कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। बाबू जो आप 5 क्वेश्चन बनाओगे से कोशिश करना सेक्शन बी में अंतिम से बनाने का, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 पहले बनाना, फिर 13, फिर 12, फिर 11, उसके बाद कोई एक 10 बना देना, समझे। 14 बहुत आसान रहता है, फिर 13 बनाइएगा, फिर 12 बनाना, फिर 11 बनाना, फिर 10 बनाना। अंतिम से शुरू करना सेक्शन बी में क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि अंतिम से क्वेश्चन सेक्शन बी का आसान दिया हुआ है। शुरू में जो दिया रहता है 8वां 9वां 10वां ये थोड़ा टफ है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन प्रूव करने वाला है। सारा सेट में 8वां 9वां 10वां 11वां जो क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन प्रूव करने वाला है। इसलिए सेक्शन बी में कोशिश करना, एग्जाम में जैसे जाओगे कोशिश करना सेक्शन बी में 14 से बनाने का, 14 टिक मार लेना, 13, 12, 11 और कोशिश करना फिर 10 बनाने का। सुने जी, 8वां में बोला बाबू कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है बाबू? एक सम चतुर्भुज है। उसके बाद ए बी का मध्य बिंदु P है, बी सी का मध्य बिंदु Q है, डी सी का मध्य बिंदु R है, और ए डी का मध्य बिंदु क्या है? S है। इसको हम लोग मिला दे रहे, इसको हम लोग क्या कहें? मिला दिए, इसको हम लोग मिला दे रहे। अरे देख रहे हो, इसको हम लोग क्या किए? मिला दिए। तो देखो तो एक चतुर्भुज बन गया पी क्यू आर एस। कथा प्रूव करके दिखाओ कि ये जो पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज बना सो एक आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा। बाबू इस क्वेश्चन में 2 चतुर्भुज का चर्चा हुआ रे, एगो सम चतुर्भुज, एगो सम चतुर्भुज और दूसरा आयत। बाबू अब उन्हीं को ये क्वेश्चन समझ में आएगा जिस 9 क्लास के स्टूडेंट को सम चतुर्भुज और आयत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझे। जिनको आयत और सम चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनको एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, और जिनको नहीं क्लियर है सुनिए, हमें नहीं यार, सुनो देखिए, आइए समझते हैं। सम चतुर्भुज उस चतुर्भुज को बोलते हैं
जिसका चारों भुजा इक्वल होता है। चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। सम चतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है बाबू? बराबर होता है। एक बात। दूसरा बात, सम चतुर्भुज का बाबू जो विकर्ण होता है, विकर्ण सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, विकर्ण, ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। एक दूसरे को क्या चीज पर काटता है? 90 डिग्री पर। और एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काटता है, बराबर बराबर भाग में। मतलब ये जितना रहेगा उतना ये जितना रहेगा उतना ये। दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटता है और दोनों एक दूसरे को कितना डिग्री कोण पर काटता है? 90 डिग्री। यानी सम चतुर्भुज का विकर्ण के जगह पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का कोण होता है बाबू? 90 डिग्री। आया समझ में? सम चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर, सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? लंब समद्विभाजक। लंब मतलब 90 डिग्री, समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर दूरी में बांटना। क्लियर? आयत का क्या कहानी है? आयत का कहानी है कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा जो होगा, आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वैसा चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? आयत। कभी भी कोई क्वेश्चन में बाबू आयत सिद्ध करना हो तो आमने सामने की भुजा क्या पहले सिद्ध करना होगा? बराबर। प्रत्येक कोण कितना सिद्ध करना होगा? 90 डिग्री। तब जाकर के वो चतुर्भुज क्या सिद्ध हो जाएगा? आयत। आ गया समझ में? दोनों चतुर्भुज के बारे में हम लोग कुछ कुछ थोड़ा समझ लिए, जान लिए, सुन लिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। समझे जी? देखो बाबू, आपको सिद्ध करना है क्या चीज? PQRS क्या है? एक आयत है, ये सिद्ध करना है। देखो क्या क्या लिखेंगे बाबू? दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है बाबू? अरे सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। और क्या दिया हुआ है बाबू? बिंदु P, Q, R और S है ना? भुजा कर्मशः भुजा AB, BC, CD, AD का है बाबू? मध्य बिंदु। कैसा बिंदु बाबू? कैसा बिंदु रे? मध्य बिंदु। तो हम लोग को सिद्ध करना है रे। क्या चीज सिद्ध करना रे? 9 क्लास सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS एक क्या है बाबू? आयत। क्या है बाबू? आयत। मतलब ये चतुर्भुज को तुमको आयत सिद्ध करना बाबू। समझे? ये PAB का क्या है? मध्य बिंदु। S इसका क्या है? मध्य बिंदु। ये क्या है? मध्य बिंदु। Q क्या है? मध्य बिंदु। उसके बावजूद ये चतुर्भुज को क्या सिद्ध करना है? आयत। आयत सिद्ध करने के लिए भी क्या क्या बात बताएं कि आमने सामने की भुजा को बराबर सिद्ध करना होगा पहले, और उसके बाद कोई भी एक कोण को कितना डिग्री सिद्ध करना होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। चलिए देखिए, अभी ये भुजा का हम बराबर सिद्ध करेंगे, ये भुजा को भी हम बराबर सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा देखिए, देखते रहो बाबू। जो ये सम चतुर्भुज दिया हुआ है उसका विकर्ण को हम लोग खींच दिए, दोनों विकर्ण को क्या किए? खींच दिए। दोनों विकर्ण को खींच दिए। समझे? जो सम चतुर्भुज दिया हुआ था बाबू उसका दोनों विकर्ण को हम लोग खींच दिए, AC और कौन सा विकर्ण? BD। समझे? अब देखो बाबू, गौर से देखो, समझते चल, गौर से देखो। देखिए बाबू, इस सम चतुर्भुज में एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। देखो तो, एक त्रिभुज दिख रहा है। ये BD एक त्रिभुज दिख रहा है। दिखा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। ये BD एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में AB
भुजा का मध्य बिंदु P, इस त्रिभुज में AD भुजा का मध्य बिंदु S। और हम लोग एक प्रमेय पढ़े कि कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होती है। आध आया? कोई भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और क्या होती है? आधा होती है। पढ़े हो ना ये प्रमेय? तो चलिए याद रखो यही प्रमेय को। त्रिभुज में देखो, ये बिंदु दोनों भुजा का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये जो रेखा होगा से BD रेखा का समानांतर और BD का आधा होगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना बोलो। अब अरे एक त्रिभुज आपको ऐसे दिख रहा होगा, देखो तो एक त्रिभुज ऐसे दिख रहा होगा, दिख रहा है? DBC एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। DBC में देखो तो Q मध्य बिंदु दिया है BC का, DC का मध्य बिंदु R दिया हुआ है। फिर वही प्रमेय कि कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होती है। पढ़े हो कि नहीं प्रमेय? पढ़े हो ना? चलिए उसी तरह बाबू इधर देखिए, फिर एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, देखते रहो भी, देखते चलो। फिर एक त्रिभुज बन रहा है ABC और P और Q, ये दोनों भुजा का मध्य बिंदु है। इसका मतलब PQ जो रेखा होगा से AC का पैरेलल समानांतर और AC का लंबाई क्या होगा? आधा। फिर एक त्रिभुज आपको दिखता होगा ADC में अगर S और R मध्य बिंदु है ना, तो इसका मतलब SR जो रेखा होगा से AC का क्या होगा? समानांतर और AC का लंबाई का आधा होगा। आया समझ में? कुछ कुछ बात पल्ला पड़ रहा है। टोटल 4 त्रिभुज हम आपको दिखाएं। पहला त्रिभुज दिखाएं ADB, जिसमें SP समानांतर हो गया DB का और DB का आधा। चलिए अब DBC दिखाएं, जिसमें RQ समानांतर हो गया DB का और DB का आधा। उसके बाद एक त्रिभुज दिखाएं ADC, जिसमें SP जो है से AC का समानांतर हो गया और AC का आधा होगा। फिर एक त्रिभुज दिखाएं ABC, जिसमें PQ जो है से AC का समानांतर होगा और क्या होगा? आधा होगा। बात समझ में आया? प्रमेय से। कौन प्रमेय से? कि त्रिभुज के कोई भी दो भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी लंबाई की आधा होती है। क्लियर जी? अब आइए देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं। कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं बाबू? कैसे अभी हम लोग सिद्ध करते हैं कि PQRS एक आयत है। देखो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ADB में जाते हैं। ADB में जाते हैं। बताइए SP जो होगा से किसका समानांतर होगा बाबू? DB का समानांतर होगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? समानांतर होगा। और SP जो होगा से DB का आधा होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो? लोग त्रिभुज किस में जाते हैं? BCD में। बताइए BCD में RQ जो होगा से समानांतर होगा DB का। अरे हाँ या ना बोलो? इसका मतलब R3 जो होगा से DB का क्या होगा रे? आधा होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो? ये दोनों रिजल्ट को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये दोनों रिजल्ट को क्या मान लिए? इक्वेशन 1। अब बताइए इक्वेशन 1 में दोनों रिजल्ट से क्या हम लोग SP बराबर R³ लिख सकते हैं? क्या हम लोग SP बराबर R³ लिख सकते हैं? ये देखिए इक्वेशन 1 में पहला रिजल्ट SP जो है से DB का समानांतर और SP जो है से DB का आधा, मतलब ये SP यही DB का आधा है और इधर से R³ यही DB का आधा है।
तो आर क्यूब डीवी का आधा, एसपी भी डीवी का आधा। तो इसका मतलब एसपी और आर क्यूब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं? आया समझ में? इसका मतलब रिजल्ट 1 से हम लोग को एक बात मिल गया कि एसपी और आर क्यूब क्या होगा, बराबर होगा। बोलो यहां तक बात समझ में आया? किन्हीं को कोई परेशानी? एडीसी त्रिभुज में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। एडीसी में जो देख रहे हैं कि एस आर जो रेखा होगा किसका समानांतर होगा बाबू, एसी का। इसका मतलब एस आर जो होगा से एसी का क्या होगा, आधा होगा। एस जो है से एडी का मध्य बिंदु है, आर जो है से डीसी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होती कि नहीं? हाँ या ना बोलो, क्लियर? अगर त्रिभुज हम लोग ए बी सी में जाते हैं, ए बी सी में बताओ पी क्यू जो होगा से एसी का समानांतर होगा कि नहीं? इसका मतलब पी क्यू जो होगा से एसी का क्या होगा, आधा होगा। देखिए इस त्रिभुज में एस आर एसी का आधा है, इस त्रिभुज में पी क्यू एसी का आधा है। अगर दोनों रिजल्ट को हम समीकरण 2 माने तो समीकरण 2 से हमको क्या मिल जाएगा बाबू, एस आर बराबर क्या मिल जाएगा बाबू, एस आर बराबर क्या मिल जाएगा बाबू, पी क्यू मिल जाएगा कि नहीं? समझे? तो रिजल्ट 2 से हम लोग क्या बराबर कर दिए, एस आर बराबर पी क्यू। रिजल्ट 1 से हम लोग क्या बराबर प्रसिद्ध कर दिए, एस पी बराबर आर क्यू। मतलब इस चतुर्भुज का आमने सामने भुजा हम लोग क्या कर दिए, बराबर सिद्ध किए। अब आपको क्या सिद्ध करना है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री, अगर हम कोई भी एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दें तो बताइए पी क्यू आर एस एक आयत सिद्ध हो जाएगा कि नहीं? देखिए अब कैसे हम लोग कोई भी एक कोण 90 डिग्री सिद्ध करते हैं बाबू। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मान लो इसका नाम ओ ले लिए, मान लो इस बिंदु का नाम ओ ले लिए, इसका नाम एन ले लिए, इसका नाम एम ले लिए। बाबू समीकरण 1 और 2 से हम बोल सकते हैं चतुर्भुज एस एन ओ एम एक समानांतर चतुर्भुज होगा बाबू। एक कैसा चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज। अरे कैसे, कैसे बाबू? समीकरण 1 में देखना एसपी समानांतर सिद्ध किए हैं डीबी, तो अगर एसपी समानांतर डीबी है बाबू तब एसएन समानांतर एमओ भी होगा। समीकरण 2 में देखना बाबू हम लोग सिद्ध किए हैं एस आर समानांतर एसी, तो इसका मतलब एस एम समानांतर एनओ भी होगा। आया समझ में? मतलब ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर, इसका मतलब एस एन ओ एम चतुर्भुज जो होगा कैसा चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या होता है, बराबर। और सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे पर कितना डिग्री काटता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और ये दोनों कोण कैसा कोण है, समूह कोण। इसका मतलब ये भी कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और ये जो कोण है से देखिए इस चतुर्भुज का कोण है, तो इस चतुर्भुज का कोण एक 90 डिग्री सिद्ध हो गया। इसी तरह प्रत्येक कोण 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है से कैसा चतुर्भुज है, आयत है। अब आया समझ में? भुजा भी बराबर कर दिए, कोण एस भी कितना डिग्री सिद्ध कर दिए, 90 डिग्री। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, कोण एन ओ एम बराबर 90 डिग्री। काहे लिखेंगे बाबू, क्योंकि सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करता है। एक दूसरे को क्या करता है बाबू, लंब समद्विभाजक करता है। आया समझ में? अरे हाँ या ना बोलो। इसका मतलब कोण एन एस एम बराबर कोण एन ओ एम बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं? कौन सा नियम, कौन सा कोण से,
समूह कौन से? बोलो कोई दिक्कत? इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री सिद्ध कर दिए? 90 डिग्री। इसी तरह ये सब कोण 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो है से एक आयत है। पी क्यू आर एस क्या है बाबू? आयत है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया? प्रूव हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला से देखो। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला बाबू कि त्रिभुज का माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। कहता है एक त्रिभुज है बाबू, उसका माध्यिका उसको 2 बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में बांटती है। मतलब इसका जो माध्यिका है 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करेगी। देखिए कैसे सिद्ध होगा बाबू। मान लिए कि एडी इसका माध्यिका है। एडी क्या है? माध्यिका है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये डी बी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये डी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। सो सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। देखो इधर देखो, चलिए इधर मुंह करो, इधर मुंह करो, जैसा भी मुंह है इधर करो बाबू। देखो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे बाबू। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी जिसका माध्यिका एडी है। एडी है। हमें सिद्ध करना है बाबू हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बराबर। ये हमें सिद्ध करना है बाबू। देखो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। थोड़ा सा एक रचना करेंगे बाबू, थोड़ा सा एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? हम लोग मान लेंगे कि ये जो है से BC पर क्या है? लंब है। मतलब कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। तो हम लोग माना ये लंब है BC पर। कोई दिक्कत बाबू? ये एम क्या है? लंब है BC पर। अब बता जो AM है से त्रिभुज ADB का शीर्ष लंब का काम कर रहा है कि नहीं? यानी लंब का काम कर रहा है कि नहीं? तो यदि ADB त्रिभुज में AM लंब का काम कर रहा है, यानी शीर्ष लंब का काम कर रहा है, यानी ऊंचाई का काम कर रहा है, तो ADB त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई के सूत्र से निकलेगा। अब बोलो यहाँ आधार का काम कौन कर रहा है? BD। और लंब यानी ऊंचाई का काम कौन कर रहा है? AM। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब हम लोग आधार के जगह पर कितना बैठा दें? BD बाबू। और ऊंचाई के जगह पर कितना बैठा दें? AM। ये कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लग गया? ADB का। यहां तक कि नहीं कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं बाबू। इस त्रिभुज में AD जो है सो माध्यिका है। तो बताइए BD बराबर DC होगा कि नहीं? क्योंकि माध्यिका हमेशा सामने वाला भुजा को कितना भाग में बांटती है? 2 बराबर भाग में। तो बताइए माध्यिका जब AD है तो BD और DC आपस में बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? इसका मतलब BD बराबर DC होगा कि नहीं बाबू? होगा कि नहीं? अब आ जाइए यहाँ बाबू। 1/2 BD के जगह पर हम DC लिख सकते हैं बाबू। अरे हाँ या ना बोलो? अरे हाँ या ना बोलो? क्यों लिख सकते हैं बाबू? दिया है ने BD बराबर क्या दिया बाबू? DC दिया हुआ है ने। अब आजा बाबू 9 क्लास, इधर वाला गौर से देखो। 1/2 गुना DC। DC जो है से त्रिभुज ADC का आधार का काम कर रहा है। त्रिभुज ADC का
अगर हम आधार पूछे तो कौन भुजा काम कर रहा है? डीसी। अब यहाँ एएम भी दिख रहा है। ये एम जो है से त्रिभुज एडीसी का शीर्षलंब या ऊंचाई का काम कर रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। कोई भी त्रिभुज में बाबू, कोई भी त्रिभुज में बाबू, मान लो एक त्रिभुज है बाबू इस तरह से, और अगर आपको यहां से भुजा बढ़ा करके अगर आप इस शीर्ष से लंब डालते हो तो ये जो लंब होगा से इस त्रिभुज का कहाँ चीज का काम करेगा बाबू? ऊंचाई का काम करेगा। कहाँ चीज का? ऊंचाई का। आया समझ में? तो बताइए त्रिभुज एडीसी का ये एक तरह से कहाँ चीज का काम कर रहा है? ऊंचाई का, यानी शीर्ष लंब का। आया समझ में? तो इसका मतलब 1/2 गुना डीसी, डीसी जो है से त्रिभुज एडीसी का आधार हो गया। ये एम जो है से त्रिभुज एडीसी का ऊंचाई हो गया। तो कोई भी त्रिभुज का अगर 1/2 के साथ आधार गुना ऊंचाई गुना हो, आधार गुना ऊंचाई अगर गुना में हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। तो हम लोग इसके अनुसार लिख सकते हैं कि ये किसका क्षेत्रफल को बता रहा है? त्रिभुज एडीसी का, त्रिभुज एडीसी का। अब देखो बाबू, देखो बाबू, हम लोग त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल को लेकर के चले थे। सॉल्व करते 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 हम लोग इधर राइट हैंड साइड में कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल ले आए? एडीसी का। इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसका मतलब कोई भी त्रिभुज का माध्यिका जो होता है दो बराबर बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में बांटता है। इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया बाबू? प्रूव। किन्हीं को कोई दिक्कत? देखो बाबू क्या बोला है 10वां, बोला वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है? सिद्ध कीजिए। माना बाबू एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसके केंद्र पर दो बराबर जीवाएं, जिसके केंद्र पर दो बराबर जीवाएं बराबर कोण बनाती है, यही सिद्ध करना बाबू। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्त है जिसमें दो बराबर जीवाएं, दोनों जीवाएं की लंबाई क्या है? बराबर। तो कहता है सिद्ध करो कि वो दोनों बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। आया समझ में? हम लोग मान लेंगे बाबू कि जो दोनों जीवाएं बराबर है उसमें से एक जीवा ए बी और दूसरा जीवा बी सी। इसका मतलब हम लोग को सिद्ध क्या करना है? कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी। ये क्या करना है? बराबर सिद्ध करना है। चलिए देखिए कैसे बराबर सिद्ध करेंगे। देखो बाबू, माना एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ओ है, समझा जी? दिया हुआ है दो जीवाएं आपस में बराबर है, आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ए बी बराबर क्या दिया बाबू? डीसी। किन्हीं को कोई परेशानी? अब सिद्ध क्या करना बाबू? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, कि दोनों बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। सो सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे बाबू। हम लोग दोनों त्रिभुज में जाएंगे। कौन कौन त्रिभुज में? ओ ए बी और ओ सी डी में। दोनों त्रिभुज में हम लोग जाएंगे बाबू। और अगर दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कर दें, सुनो गौर से 9 क्लास,
अगर हम लोग दोनों त्रिभुज को ए ओ बी और डी ओ सी को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो बताइए ये दोनों कोण अपने आप बराबर सिद्ध हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होता है तो उसका प्रत्येक भाग आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कौन नियम से? सीपी सीटी नियम से। पढ़े हो कि ना? गुरुजी पढ़ाए होंगे कि ना 9 क्लास में? सुनिए, अब देखो हम लोग ये दोनों त्रिभुज को कैसे सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। दोनों त्रिभुज में बताओ, इस त्रिभुज में एओ भुजा और इस त्रिभुज में ओसी भुजा बराबर होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। काहे बराबर होगा? क्योंकि दोनों इस त्रिभुज का क्या है बाबू? त्रिज्या है। बताइए इस त्रिभुज में ओबी और इस त्रिभुज में ओडी आपस में बराबर होगा कि नहीं? काहे बाबू? फिर दोनों त्रिज्या है। अब बोलो AB और BC आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं? काहे बाबू? ये तो दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है ना कि दोनों जीवाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो बताइए त्रिभुज OAB सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज OCD। अरे हाँ या ना बोलो। कौन नियम से? एस नियम से। और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम वैसे कौन AOB बराबर कौन DOC सिद्ध हो गया कि नहीं रे? अरे CPCT से। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया? खत्म। आया समझ में? अच्छा से देखना रे बाबू 9 क्लास, इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। देखो 11 क्या बोलता है? कहता है यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र वो है ये भी CD पर प्रतिच्छेद करती हो तो सिद्ध करो AB बराबर CD होगा। आकृति भी बना दिया गया। कहता है बाबू दो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त है बाबू। अरे सकेंद्रीय वृत्त समझते हो 9 क्लास? अरे हाँ या ना बोलो। सकेंद्रीय वृत्त समझते हो 9 क्लास? वैसा दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा गया हो तो दोनों वृत्त को क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। चित्र भी खींच दिया गया बाबू। ये बिंदु ये है, ये B, ये C, ये D। तो कहता सिद्ध करो कि AB बराबर क्या होगा? CD। देखो बाबू कैसे सिद्ध करेंगे? माना दो सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र वो है, जिसका केंद्र क्या है? वो है। हमें सिद्ध करना है बाबू, हमें सिद्ध करना है रे। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना बाबू AB बराबर DC। अरे हमें क्या सिद्ध करना बाबू? AB बराबर DC। देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखते रहो आराम से। देखो रिलैक्स होकर के, कोई माथा पेची नहीं, आराम से रिलैक्स होकर देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे बाबू। देखो इस छोटका वृत्त को देखो, इस छोटका वृत्त में BC एक जीवा का काम कर रहा है कि नहीं? जीवा समझते हो 9 क्लास? जीवा किसको कहते हैं? कोई भी वृत्त में परिधि पर दो बिंदु से खींची गई रेखा क्या कहलाता है? उस वृत्त का जीवा। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे अभी हम लोग AB बराबर DC सिद्ध करते हैं। चलो देखते हैं। देखो बाबू हम लोग एक रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे बाबू? हम लोग OM एक लंब डालें, OM एक लंब डालें। AD बोलो चाहे BC बोलो। अगर AD बोलोगे तो BC पर भी लंब हो जाएगा, BC बोलोगे तो वो AD पर भी लंब हो जाएगा। आया समझ में? तो हम लोग
ओएम बाबू लंब डाले किस पर बाबू? एडी पर। किस पर बाबू? एडी पर। अगर हम एडी लिखें तो क्या ओएम बीसी पर लंब नहीं होगा? बोलो 9 क्लास होगा कि नहीं? अरे होगा न रे। अब आ जाइए, ओएम जो है से जीवा बीसी पर लंब है, लिखेंगे ओएम हाँ न जीवा बीसी पर लंब है। इसका मतलब बीएम बराबर एमसी होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। कौन नियम से, कौन प्रमेय से पढ़े हो ना वृत्त में एक प्रमेय कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, उस जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। पढ़े हो कि नहीं? हाथ करो, सब चीज भूल जाओ, अगल बगल देखना बंद, जो भी दिमाग में चल रहा है घटियागिरी सब बंद करो और हाथ करो। सोचो वृत्त में पढ़े होंगे पर गुरुजी पढ़ाए। बताइए बीसी जो है से छोटका वृत्त का जीवा का काम कर रहा है, ओएम जो है से जीवा पर हम लोग क्या माने? लंब। तो इसके अनुसार बीएम बराबर क्या होगा? एमसी होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, जोर से बोलो। अब आ जाइए, उसी तरह एडी पर लंब है कि नहीं? लंब है कि नहीं? इसका मतलब एम बराबर एमडी होगा कि नहीं रे? हाँ या ना बोलो 9 क्लास होगा कि नहीं? समझे? यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक कि नहीं के शेरवानी में परेशानी नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो समीकरण 2 में बाबू समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं। तो कभी भी 2 समीकरण हम लोग घटाते हैं रे, या जोड़ते हैं, गुना करते हैं, भागा करते हैं। लेफ्ट के साथ, राइट के साथ। लेफ्ट के साथ घटेगा, जुटेगा, गुना होगा, भागा होगा। राइट के साथ घटेगा, जुटेगा, गुना होगा, भागा होगा। आया समझ में? बैठा यहाँ दिमाग में? पढ़ा तो है नहीं। हर सर्वन के गर्मी छुट्टी के बाद अचानक आ गया एग्जामा, 9वीं क्लास के हालत खराब हो गई। कैसे हो तो सर, यू हो तो सर, जगरगिरी किया गर्मी छुट्टी में। 7 9 क्लास देखो 2 में 1 को घटाओ तो ये एम में क्या घटाएंगे बाबू? बीएम घटेगा मेरे। और एमडी में क्या घटेगा बाबू? एमसी घटेगा रे। तो देखिए ये एम में अगर बीएम घटा दिए, देखो यहाँ देखो ये एम में अगर बीएम घटा दिए, इतना घटा दिए, बताइए ए भी बचा इधर कि नहीं? अब इधर देखिए एमडी में एमसी घटा दिए, एमडी में एमसी घटा दिए, इतना घटा दिए, इतना। बताइए सीडी बचा कि नहीं? सीडी बचा कि नहीं? हर देखो तो यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ए बी बराबर सी डी या डी सी। इसी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव हो गया कि ना? समझे? बार बार देखना है ना, डेली आना है स्कूल, इसलिए डेली आना है 9 क्लास स्कूल। बाबू संख्याओं का आंकड़ा दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, और उस संख्याओं को आंकड़ा का माध्यक दे दिया 63। तो कहता है एक्स का मान निकालो। क्या निकाल लो? एक्स का। अरे माध्यक मतलब समझते हो बाबू? माध्यक मतलब समझते हो? अरे 9वीं क्लास। देखिए सुनिए, नहीं समझते हैं तो सुनिए। सबसे पहले माध्यक में जो भी संख्या का आंकड़ा दिया रहेगा बाबू, आंकड़ा, जो भी संख्या का आंकड़ा आरोही क्रम में, उसको पहले क्या करना है? सजाना है। आरोही क्रम रे 9वीं क्लास। बढ़ते हुए क्रम में, कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम एक आध 9वां धस नहीं रहा है तो सुन लो। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम मतलब 9वीं क्लास। छोटका से बड़का की ओर, छोटका सबसे छोटका, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, अंतिम में सबसे बड़का। उसी को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। तो कोई भी संख्याओं का अगर आंकड़ा दिया रहेगा,
और अगर माध्यक निकालना है तो पहले उस संख्याओं को क्या चीज में सजाना होगा? आरोही क्रम में। आनी कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में। आ गया समझ में? अब देखिए दूसरा बात, फिर उसके बाद बाबू उस संख्याओं को गिनिएगा कि टोटल के गो संख्या दिया गया है। टोटल के गो संख्या दिया गया है। अगर कुल संख्या विषम रहेगा, विषम क्या रहेगा? विषम में रहेगा। कुल संख्या मान लो 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, विषम में है, तो पहले जितना रहेगा उसको n मानेंगे। मान लो 11 गो है तो n बराबर 11, 5 गो है n बराबर 5, 7 गो है n बराबर 7। उसके बाद देखिए माध्यक का जो सूत्र लगेगा सो n + 1 भागा 2 जो आएगा वो पद ही उस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। सुने, जैसे मान लो 5 गो है कुल संख्या, तो 5 और 1 जोड़ेंगे 6, 6 भागा 2 आएगा 3, तो उस आंकड़ा में तीसरा पद क्या कहलाएगा? उस क्वेश्चन का माध्यक कहलाएगा। आए समझ में? अब यदि कुल संख्या जो दिया गया आंकड़ा में, अगर सम संख्या रे नौमा क्लास, तो सम संख्या पहले उसको क्या मानेंगे? n। अगर आंकड़ा सम संख्या में रहेगा तो माध्यक का सूत्र होता है n बटा 2वां पद, n बटा 2 करने बाद जो आएगा वो पद प्लस n बटा 2 + 1 करने के बाद जो आएगा वो पद, दोनों पद को जोड़ देंगे, हर 2 से क्या करेंगे रे? भागा देंगे, तब उस क्वेश्चन का क्या निकलेगा? माध्यक। तब उस क्वेश्चन का क्या निकलेगा? माध्यक। तो ये सूत्र कब लगाएंगे? जब कुल संख्या क्या चीज में रहेगा? सम में। और ये सूत्र कब लगाएंगे? जब कुल संख्या क्या चीज रहेगा? विषम में। नंबर में बाबू जो आंकड़ा दिया गया है वो आरोही क्रम में पहले से सजा दिया गया है, पहले से सजा दिया गया है बाबू। तो कहता है कि यदि इस आंकड़ा का माध्यक 63 है, कितना? 63, तो किसका मान निकालो? x का। अगर माध्यक वाला क्वेश्चन है और आपको कोई चर का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है तो वो माध्यक वाला क्वेश्चन का आंकड़ा पहले से आरोही क्रम में सजाया रहेगा। समझे? सुन लिए? आपको सजाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कब? जब कोई चर का मान निकालने पूछेगा तब। क्लियर? अब आ जाओ, तो ये आंकड़ा पहले सजा दिया गया है बाबू, और इस आंकड़ा का माध्यक कितना दे दिया गया है बाबू? 63। कितना दे दिया गया बाबू? 63। कितना दे दिया गया है? 63। तो किसका मान पूछ रहा बाबू? x का। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले कुल संख्या गिनेंगे कि कितना है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि 10 रहता है, सम संख्या में आंकड़ा रहता है, तो माध्यक का क्या सूत्र बताए बाबू? क्या सूत्र बताए बाबू? n बटा 2वां पद, n बटा 2 जो आएगा वो पद, n बटा 2 + 1 आएगा वो पद, और पूरे के बटा में क्या बोले बाबू? 2। अरे हाँ या ना बोलो। अब देखिए माध्यक कितना दिया बाबू? 63। इधर 63 बैठा दें, n के जगह पर कितना बैठाएंगे बाबू? 10। कितना संख्या है वही होता है n का मान, तो 10 भागा 2 पद जो आएगा 100 पद यहाँ लिखेंगे। यहाँ 10 भागा 2 + 1 जो आएगा वो पद लिखेंगे, और पूरे के बटा में 2 लिखेंगे। आया समझ में? 10 भागा 2 करेंगे तो कौन पद आएगा बाबू? 5वां पद। 10 भागा 2 + 1 करेंगे तो कौन पद आएगा बाबू? 6ठा पद। और पूरे के बटा में कितना लिखेंगे? 2।
किन्हीं को कोई दिक्कत? बताइए, आंकड़ा देख के बताइए। पांचवा पद कितना है बाबू? 1 2 3 4 5। पांचवा पद कितना है बाबू? x। छठा पद कितना है बाबू? x + 2। पूरे के भागा में कितना लिखेंगे? 2। अरे 2 यानी आ जाएगा गुना में, कितना हो जाएगा बाबू? 126। इधर हो गया x और x, 2x + 2। अरे 2 यानी आ गया, कितना हो जाएगा बाबू? 124 बराबर कितना? 2x। बता x का मान 124 भागा 2। x का मान बाबू 62 आया कि ना? निकल गया x का मान। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों आसान है बाबू, दोनों प्रायिकता का है। इसलिए हम बोले सेक्शन बी में अंतिम से बनाना, पहले 14 फिर 13 फिर 12 फिर 11 और फिर उधर कोई भी एक बना देना, 8वां 9वां 10वां। देखिए क्वेश्चन को देखिए बाबू, के गो थैला दिया हुआ रे? 5 गो। के गो थैला दिया हुआ है? 5 गो। के गो थैला दिया हुआ रे? 5 गो। और सब थैला में क्या लिए रखा बाबू? सब थैला में क्या रखा बाबू? बीज। पहला थैला में कितना बीज? 40। दूसरा थैला में 48 बीज। तीसरा थैला में 42 बीज। चौथा थैला में 39 बीज और पांचवा थैला में 41 बीज है रे। पहला नंबर में पूछा बाबू 40 से अधिक बीज वाला थैला का प्रायिकता निकालो। मतलब 40 से अधिक बीज वाला थैला का प्रायिकता पूछा रे, प्रायिकता। तो 40 से अधिक बीज वाला थैला क्या है बाबू? 1 2 3। 40 से अधिक बीज वाला थैला के को नजर आया? 1 2 3। ऊपर कितना लिखेंगे? 3। और नीचे कुल थैला कितना था रे? 5। यही हो गया पहला का प्रायिकता। दूसरा नंबर में क्या पूछा बाबू? एक थैला में 49 बीज हो। कितना हो? 49 बीज वाला थैला। 49 बीज वाला थैला प्रायिकता पूछा है। बता कोई भी थैला में 49 बीज है? नहीं। तो उसका मतलब ऊपर 0 नीचे कितना? 5। कितना? 5। ये आपका आ गया 0। यही हो गया दूसरा का प्रायिकता। तीसरा नंबर में क्या बोला बाबू? वैसा थैला का प्रायिकता निकालो जिसमें 35 से अधिक बीज हो। 35 से अधिक बीज वाला थैला का प्रायिकता पूछा बाबू। तब 35 से अधिक बीज वाला कितना थैला रे? इसमें भी 35 से अधिक, इसमें भी 35 से अधिक, 35 से अधिक, 35 से अधिक, 35 से अधिक। मतलब पांचों थैला में 35 से अधिक है। तो ऊपर 5 नीचे भी 5। बताइए आंसर कितना आ गया? 1 आ गया कि नहीं? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया? कंप्लीट। अरे प्रायिकता मतलब समझते हैं रे, बताए थे सेक्शन ए वाला वीडियो में। जिस चीज का प्रायिकता पूछेगा उसका संख्या ऊपर और कुल संख्या अरे नीचे। आया समझ में? हाँ या ना? बोलो, आया समझ में बाबू? तो बोला था इसमें 40 से अधिक बीज वाला थैला प्रायिकता। मतलब कितना थैला है जिसमें 40 से अधिक बीज है? के गो थैला में? 1 2 3। तो ऊपर 3 नीचे कुल थैला 5। इसमें बोला 49 बीज वाला थैला। कोई थैला है जिसमें 49 बीज है? एक को नहीं। मतलब ऊपर 0 नीचे 5। इसमें बोला 35 से अधिक बीज वाला थैला। मतलब कितना थैला है जिसमें 35 से अधिक बीज है? तब पांचों के पांचों थैला में 35 से अधिक बीज है। मतलब ऊपर 5 और नीचे भी 5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बाबू, कितना परिवार में कितना लड़कियों की संख्या है? 100 आंकड़ा दे दिया गया है। कितना परिवार में कितना लड़कियों की संख्या है?
100 आंकड़ा दे दिया गया है। मतलब 2 लड़कियों की संख्या कितना परिवार में है, 1 लड़कियों की संख्या कितना परिवार में है, ये को लड़कियों की संख्या नहीं है, वो कितना परिवार है, वो आंकड़ा दिया गया 14 नंबर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है रे। तो वैसा परिवार जिसमें 2 लड़की है उस परिवारों की संख्या कितना है, 475। वैसा परिवार की संख्या जिसमें 1 लड़की है उसका संख्या कितना, 814। और वैसा परिवार की संख्या जिसमें 1 को लड़की नहीं है उस परिवार की संख्या कितना है, 211। मतलब 2 लड़की रखने वाला परिवार की संख्या 475, 1 लड़की रखने वाला परिवार की संख्या 814, 0 लड़की रखने वाला परिवार की संख्या मतलब जिसमें 1 को लड़की नहीं हो उस परिवार की संख्या कितना, 211। तो क्वेश्चन में बोलता है बाबू पहला नंबर में 2 लड़की रखने वाला परिवार की प्रायिकता बताओ। 2 लड़की रखने वाला परिवार की प्रायिकता बताओ। तो 2 लड़की रखने वाला परिवार की प्रायिकता क्या होगा रे, 2 लड़की रखने वाला परिवार की संख्या तो कितना दिया हुआ, 475। और कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या कितना है, क्वेश्चन में दे दिया गया है रे। कुल परिवारों की संख्या क्वेश्चन में दे दिया गया है रे, कितना, 1500। कितना, 1500। वैसे भी तीनों परिवारों की संख्या को जोड़ना, देखना 1500 ही आएगा बाबू। क्या आएगा, 1500 ही आएगा। अगर नहीं बोलता शुरू में कि 1500 परिवार है तो ये तीनों को जोड़ देते हैं, जो आता वही कुल परिवारों की क्या हो जाता, संख्या हो जाता। आया समझ में। तो पूछा क्या बाबू पहला नंबर में, 2 लड़की रखने वाला परिवारों की प्रायिकता बताओ। तो 2 लड़की रखने वाला परिवारों की कुल संख्या ऊपर और नीचे कुल परिवारों की संख्या। कुल परिवारों की संख्या कितना, 1500। इसको काटिएगा, यही हो गया पहला का आंसर। दूसरा नंबर में बोला है बाबू 1 लड़की हो उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 1 लड़की रखने वाला कुल परिवार 814 और कुल परिवारों की संख्या 1500। इसको काटिएगा, यही हो गया दूसरा का आंसर। तीसरा नंबर में क्या बोला है बाबू, वैसा परिवार की संख्या का प्रायिकता निकालो जिसमें कोई भी लड़की नहीं हो। मतलब तो कोई भी लड़की नहीं रखने वाले परिवारों की संख्या कितना रे, 211। मतलब ऊपर कितना लिखेंगे, 211 और भागा कितना से देंगे रे, कुल परिवारों की संख्या से। और कुल परिवारों की संख्या कितना था, 1500। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 211 भागा 1500। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया बाबू, कंप्लीट। सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर से जरूर क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं सेट 1 का सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ, एक बेहतरीन ढंग से, एक नया एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग के लिए बाय बाय।